हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोग का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल MDS लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 12th का मैथ्स। हम लोग पढ़ेंगे ऑब्वियु मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करें ऑब्वियु होता क्या है। प्यारे बच्चों, किसी निश्चित संख्या को निश्चित पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्वियु कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्तंभ क्या होता है और कॉलम पंक्ति क्या होती है। स्तंभ और पंक्ति। प्यारे बच्चों, जो मैट्रिक्स यानी ऑब्वियु होता है इसको हम एक ऐसे बड़े कोष्ठक के द्वारा ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें अगर जो हम लिखते हैं 1 2 3 4, तो देखिए ये जो हमारा है ऐसे ऐसे, इसे हम कहते हैं पंक्ति। अंग्रेजी में कहा जाता रो। ये जो खड़ी पाई ऐसे होती है ये वाली, ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया। इतनी बात समझ आई होगी। अब ये जो ऐसे होता है ऐसे, इसे हम कहते हैं स्तंभ। अंग्रेजी में कहा जाता कॉलम। और ये भी क्या है, कॉलम है। यानी अगर जो हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्यारे बच्चों इसमें दो रो यानी दो पंक्ति थे। 1 2, ये R1 यानी पहली पंक्ति, ये R2 दूसरा पंक्ति, ये C1 पहला कॉलम और ये C2 दूसरा कॉलम हो गया। अगर जो हम बात करें इसमें तो ये पहला रो हो जाएगा, ये दूसरा रो हो जाएगा और ये तीसरा रो हो जाएगा। रो मतलब पंक्ति। और अगर बात करें ये तो पहला कॉलम हो जाएगा C1, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा C2 और ये तीसरा कॉलम हो जाएगा C3। तो आप लोग को इतनी समझ आया होगा कि रो क्या होता है यानी पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। यानी जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज उसे हम पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है ऐसे ऊर्ध्वाधर नीचे ऊपर, उसे हम कॉलम या स्तंभ कहते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर इसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ या कॉलम कहते हैं, और ये जो क्षैतिज है इसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति अथवा रो कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ऑब्वियु की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी निश्चित संख्या को निश्चित कॉलम और स्तंभों में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम ऑब्वियु कहते हैं। जैसे कह दिया जाए राम है, राम के पास 5 कलम और 10 कलम। दस पुस्तक है। वही कह दिया जाए श्याम के पास 15 कलम और 5 पुस्तक है। 5 पुस्तक, ये कलम ये पुस्तक। यानी इसी को अगर हम लिखें, जो कलम है कलम को एक पंक्ति में कर दिया जाए, रो में चाहे पंक्ति में जो भी हो, तो ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया। और ये जो पुस्तक है इसको दूसरे स्तंभ में कर दिया जाए 10 और 5, तो ये हमारा बन गया क्या, ऑब्वियु बन गया, मैट्रिक्स बन गया। और ये इसका क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में रो और हिंदी में पंक्ति। रो को R से प्रदर्शित करते हैं। ये अंग्रेजी में हो जाता है स्तंभ, हिंदी में स्तंभ और अंग्रेजी में कॉलम हो जाता है। इसलिए इसको हम C1 से प्रदर्शित करते हैं, और जो पंक्ति होता है उसे R से प्रदर्शित करते हैं, और जो स्तंभ यानी कॉलम होता है उसे C से हम प्रदर्शित करते हैं।
इतनी बात समझ आई होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं अवयव का कोटि अथवा आर्डर, अवयव का क्रम या कोटि। अंग्रेजी में कोटि को क्या कहा जाता है? ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसे अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, सबसे पहले हम अवयव जो होता है, ये देखिए, अगर जो हम यहां लिखेंगे ए, ऐसे अच्छा मान लीजिए, ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये पहला एलिमेंट है। पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट को हम दिखाते हैं A11। A11 का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर 1 होता है ये हमको बताता क्या? पंक्ति। और ये बताता क्या है? स्तंभ या कॉलम। यानी ये बता रहा है कि जो पहला अवयव है 1, A11 जो है यह पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है। पहला पंक्ति मतलब क्या? पहली पंक्ति ये होगी, और पहला स्तंभ मतलब क्या? ये होगा। यानी अगर जो हम लिखे इसको ऐसे A11, A12, A13, तो इसका मतलब क्या? ये जो पहला अवयव है A11, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। ये पहला स्तंभ ऐसे होगा और पहली पंक्ति ऐसे होगी। और A12 क्या है? पहली पंक्ति है तो एक रहेगा ना, और ये 2 यानी दूसरा कॉलम है तो 2 हो जाएगा। ये A13 यानी पहला रो है और कॉलम क्या है? तीसरा है। अब यहाँ अगर जो हम लिखे यहाँ पर A, अब देखिए पंक्ति दूसरी हो गई ना, तो जब पंक्ति दूसरी हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। और देखिए स्तंभ कौन सा है? स्तंभ पहला ही स्तंभ है ना, तो 2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A, अब देखिए पंक्ति कौन सी है? पहले पंक्ति लिखते हैं तो पंक्ति की संख्या 2 है, और इसके बाद स्तंभ लिखते हैं, स्तंभ कौन सा है? दूसरा वाला है। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर रो कौन सा है? कौन सा पंक्ति है? दूसरी, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और कौन सा कॉलम है? तो तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो हम यहाँ पर लिखें तो ये क्या हो जाएगा? अब ये कौन सा रो है? तीसरा है, तो तीसरा हो जाएगा। कौन सी पंक्ति है? पंक्ति नहीं, स्तंभ पहला है, तो यहाँ पहला तो 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर कौन सा रो है? तीसरा ही है, ऑफ कोर्स तीसरा ही होगा। और रो कौन सा, कॉलम कौन सा होगा? दूसरा हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पर A23 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई होगी। अगर जो बच्चों हम इसी तरह ऐसे इसको बढ़ाते जाएं, ऐसे डाट 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 बढ़ाते जाएं, चाहे जितना बढ़ाएं, तो लास्ट में जो हमको प्राप्त होगा, तो बताइए पहले यहाँ कॉलम होगा कि पंक्ति होगा? पहले पंक्ति होगा ना, तो पंक्ति की संख्या कौन सी है? पहली है, तो यहाँ पहला ही लिखा जाएगा। और कॉलम की संख्या देखिए, इसके बाद यहाँ कॉलम लिखते हैं, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे जहां तक हम बढ़ते जाएंगे, यानी एन तक बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन होगा। यानी एन की संख्या क्या है? एन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक हो सकता है। इतनी बात समझ आई। अब अगर जो हम इसको ऐसे बढ़ाएं डाट डाट डाट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ए लिखेंगे, और ये पंक्ति दूसरा है, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। इसी तरह अगर जो हम अब इसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे? कॉलम लिखेंगे ना, कॉलम 1 2 3 4 ऐसे डाट 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 एन तक ये भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा? A2n हो जाएगा। अगर जो हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर कौन सा रो होगा?
तीसरा रो होगा, तीसरा रो हो गया। अब कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या हो जाएगा, अनंत n तक जाएगा, तो यहाँ पर n हो जाएगा। इतनी बात समझ आई होगी। अगर जो इसी तरह बच्चों हम यहाँ नीचे बढ़े ऐसे, तो यहाँ भी a हमको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब देखिए a मिलेगा, लेकिन अगर जो हम बात करें ये कौन सा रो है, पहले रो लिखते हैं तो देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे तो बच्चों अगर जो हम ऐसे बात करें तो ये रो होगा, पहला रो, यहाँ रो लिखते हैं। अब रो 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 बहुत सारा रो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जब यहाँ कॉलम को n मान लिए अनंत वाला, तो यहाँ पर जो ये होगा रो, ये हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ m लिख देंगे। और कौन सा स्तंभ, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, स्तंभ। कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ है, तो am1 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ से हम ऐसे बढ़े तो क्या हो जाएगा, am2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बढ़े तो क्या हो जाएगा, am3 हो जाएगा। और फिर ये डॉट डॉट यहाँ तक आ जाए हम तो क्या हो जाएगा, देखिए a। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला जब ऐसे बढ़ेगा, ये वाला ऐसे ऐसे जब ये बढ़ेगा, बढ़ेगा ना ये भी, तो कैसे यम 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 यहाँ भी यम आएगा, यम। और ये देखिए यन 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 यहाँ भी यन आएगा, यम गुड़े यन आएगा। तो यहाँ अगर जो हम आर्डर की बात करें तो आर्डर क्या होता है, देखिए यहाँ यम गुड़े यन। अगर जो कोई पूछे कि आव्यूह का जो आर्डर होता है या क्रम या होता है या कोटि होता है वह क्या होता है, तो यम गुड़े यन कोटि का। यम गुड़े यन का यम का मतलब क्या, यम का मतलब क्या होता है, हाँ, यम का मतलब स्तंभ, और यन का मतलब, यन का मतलब क्या, रो, पंक्ति। यानी स्तंभ गुणे पंक्ति जो होता है, ये हमारा रो है, यम पंक्ति है ना, और ये क्या है, जो यन आ रहा है ये कॉलम है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोटि होता है पंक्ति और गुणे स्तंभ, यही हमारा आर्डर या क्रम होता है या कोटि होती है। यानी पंक्ति को हम किससे लिखते हैं, यम से, यम और गुणे स्तंभ को यन से लिखते हैं। आई बात समझ में। तो हम लिख लेंगे आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होती है, तो हम लिख लेंगे आव्यूह के पंक्ति तथा स्तंभ के गुणनफल को आव्यूह का कोटि कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। इतनी बात समझ आई होगी। पंक्ति तथा स्तंभ के गुणनफल को आव्यूह की कोटि कहते हैं। चलिए मिटा दें। बच्चों समझ आ गया कि आव्यूह का जो है कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणे स्तंभ को ही हम क्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर जो हम बात करें 2 1 2 3 4, अगर जो पूछा जाए आपसे यह आव्यूह, इस आव्यूह का आर्डर कितना है, तो इस आव्यूह का आर्डर हम पहले क्या लिखते हैं, रो की संख्या कितनी है 1 2 और गुणे स्तंभ की संख्या 1 2। यानी यह जो
अवयव है यह कितने आर्डर का है, कितने कोटि का, दुई गुणे दुई, दुई गुणे दो कोटि का है। अगर जो हम लिख दें अगर जो पूछा जाए कि यह अवयव कितने आर्डर का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक रो, दो रो, तीन रो, तो तीन पहले पंक्ति और गुणे स्तंभ, स्तंभ की संख्या एक दो तीन, तो दो तीन गुणे तीन आर्डर का है। ऐसा नहीं, अगर जो आपसे पूछा जाएगा किस कोटि का किस आर्डर का है, तो आप तीन गुणे तीन यानी तीन गुणे तीन है, तीन तरीका 9 लिख देंगे। आर्डर अगर जो पूछा जाएगा तो तीन गुणे तीन ही लिखेंगे, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ, यही हमारा आर्डर हो जाता है, क्रम हो जाता है। अगर जो आप कर देते हैं दो दूना चार, तो ये चार क्या बताता है, इस अवयव में कुल अवयव जो हैं सदस्य हैं कितने हैं, 4 सदस्य हैं। अगर यहाँ तीन गुणे तीन करेंगे, तीन तरीका 9, यानी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका जो गुणनफल होता है, जो रिजल्ट होता है, वह ये बताता है कि इनके में इसमें कितने सदस्य हैं। रिजल्ट मतलब 3 तरीका 9 हमको प्राप्त होगा। अब ये बताएगा कि इसमें कितने अवयव हैं, कितने सदस्य हैं, तो 3 तरीका 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सदस्य हैं, 9 एलिमेंट हैं इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं अवयव के प्रकार, अवयव कितने प्रकार का होता है। अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला हम बात करें तो पहला होता क्षैतिज अवयव। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज, यानी देखिए अगर जो हम एक मैट्रिक्स बनाए ऐसे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपको देखने में लग रहा है कि ये क्षैतिज वाला है, क्षैतिज ज़्यादा है, और ये वाला ऊर्ध्वाधर जो कम है। यानी अगर जो कोई अवयव हो, उस अवयव में स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज़्यादा हो, स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज़्यादा हो, तो इस प्रकार का जो अवयव कहलाता क्या, क्षैतिज अवयव। जैसे देखिए इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, 1 2 है, आप कॉलम की संख्या 1 2 3 4, यानी कॉलम की संख्या पंक्ति की संख्या से ज्यादा है। कॉलम की संख्या, कॉलम इज ग्रेटर देन रो। जब भी कॉलम इज ग्रेटर देन रो होगा, यानी स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज्यादा होगा, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव कहेंगे। तो अगर जो हम परिभाषा लिखना चाहे तो परिभाषा लिखेंगे क्षैतिज अवयव का क्या, वह अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज्यादा होता है, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे करके ये नीचे आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ ये वाला बना लेंगे। जैसे पहले परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद नोट हो गया होगा। एक बार फिर से परिभाषा सुनेंगे। क्षैतिज अवयव वह अवयव
जिसमें कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज्यादा होता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। जैसे अब इसमें रो की संख्या कितनी है, 2 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 4 है, यानी कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह। ये पहला था। दूसरा होता है बच्चों ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह देखिए क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा होता है, उस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्यारे बच्चों ये देखिए लग रहा ना कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, नीचे से ऊपर, यानी वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा हो। पंक्ति यानी रो की संख्या क्या हो, इज ग्रेटर देन कॉलम। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो तो उस आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो तो उस आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे में आप लोग ये बना लेंगे, तीसरा है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब बच्चों कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ, पंक्ति की संख्या चाहे जितना हो लेकिन स्तंभ की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। जैसे देखिए अगर जो हम बना दें ऐसे 1 2 3 4, तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें स्तंभ यानी कॉलम की संख्या कितनी है, केवल 1 है, लेकिन रो की बात करें 1 2 3 4 रो है, पंक्ति 4 है, लेकिन स्तंभ कितना है, केवल 1। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह की परिभाषा क्या लिखेंगे, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे ये आपके सामने है,
नोट हो गया। चौथा नंबर होता बच्चों पंक्ति। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति आव्यूह, देखिए वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या केवल एक होती है। स्तंभ की संख्या चाहे जितना हो, लेकिन पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए? केवल एक। तो देखिए जैसे क्या होगा, अगर जो हम लिख दें 1 2 3 4 5, तो बताइए इसमें पंक्ति की संख्या केवल एक है और काला स्तंभ की संख्या 1 2 3 4 5, यानी स्तंभ की संख्या से मतलब नहीं है हमको, केवल मतलब है किससे? रो से। यानी जिसमें एक रो होता है या केवल एक पंक्ति होती है, उस प्रकार की आव्यूह को हम क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। तो पर डिफिनेशन लिखेंगे इसका, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, उस प्रकार के उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे में आप लोग ये लिख लेंगे, अगला होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, वर्ग आप लोग जानते हैं, वर्ग जनरली बात करें जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे ही वर्ग कहते हैं। तो अगर जो हम यहाँ पर बात करें वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और रो की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। जैसे देख लीजिए, अगर जो हम लिख दें 1 2 3 4, तो बताइए पंक्ति और रो की संख्या बराबर है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, तो ये क्या हो गया? वर्ग आव्यूह। अगर जो हम लिख दें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताइए इसमें भी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्ग आव्यूह। अगर जो हम लिख दें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बताइए पंक्ति और रो की संख्या, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्ग आव्यूह। लेकिन अगर जो हम लिख दें ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो बताइए वर्ग आव्यूह होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें देखिए पंक्ति की संख्या कितनी है? 2, और स्तंभ की संख्या कितनी है? 3। इसमें देखिए ये 4 गुणे 4 आर्डर का है, यानी पंक्ति की संख्या 4 है और स्तंभ की संख्या भी 4 है, तो क्या हो जाएगा? वर्ग आव्यूह। ये 2 गुणे 2 आर्डर का है, यानी पंक्ति की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी 2, तो क्या हो जाएगा? वर्ग आव्यूह। ये 3 गुणे 3 कोटि का है, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। समझ आ गया होगा बच्चों। तो अगर जो हम डिफिनीशन लिखें वर्ग आव्यूह का, तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या होगी? वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और रो, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो,
तो इस अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। नोट हो गया। अब हम बात करते हैं विकर्ण अवयव। जो भी हो आगे नंबर आप लोग डालते चलेंगे। विकर्ण अवयव, बच्चों अभी वर्ग अवयव बताया गया है, तो विकर्ण अवयव जो होता है यह भी एक प्रकार का क्या होता है, वर्ग अवयव होता है। तो इसकी परिभाषा हम देंगे, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का मान, जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। जैसे देख लिया जाए, अगर जो हम लिख दें, ऐसे लिखें 1 0 0, फिर यहाँ 0 2 0, फिर यहाँ 0 0 3, तो बताइए बच्चों ये जो है इसका मुख्य विकर्ण है। देखिए मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी इसके अवयव हैं सारे के शून्य हैं, और यह क्या है, वर्ग अवयव है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी विकर्ण अवयव की, वह अवयव जिसका मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। तो परिभाषा लिखेंगे, वह अवयव, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो, उस अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। नोट करिए, मिटा दें। अदिश अवयव, तो अदिश अवयव बच्चों क्या होता है, वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के वैल्यू समान हो, वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी मान आपस में समान हो, और मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी जो अवयव हो वो क्या हो, शून्य हो। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव। जैसे देखिए अगर जो हम लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बच्चों देखिए ये पूरा जो विकर्ण है इसका मान सबका सेम है, 1 1 1। कोई जरूरी नहीं 1 1 1 ही हो, 2 2 2 2 भी हो जाए, 3 3, यानी मुख्य विकर्ण का वैल्यू मान समान होना चाहिए। अगर जो हम यहाँ लिख दें 3 3 लिख दें तो भी ये क्या हो जाएगा, अदिश अवयव। यानी मुख्य विकर्ण का मान क्या हो, समान हो, और बाकी सभी अवयव जो हो वो क्या हो, शून्य हो। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं।
तो इसका आप परिभाषा हम लिखेंगे, वह विकर्ण आव्यूह, वह विकर्ण आव्यूह, वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के मान आपस में समान हो, तो उस प्रकार के आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। तो उस प्रकार के आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। अब बच्चों, जब हमने कह दिया वह विकर्ण आव्यूह, तो जब विकर्ण आव्यूह का नाम लिए हम, तो आप अपने आप समझ जाएंगे, केवल इसके जो मुख्य विकर्ण की वैल्यू होगी वही उसी का कुछ न कुछ मान होगा, बाकी सब अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इसमें क्या आ गया, वह विकर्ण आव्यूह, तो यानी विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के मान आपस में समान हो, मुख्य विकर्ण के मान जो हो आपस में समान। अगर 3 3 है तो सब 3 3, अगर जो 4 4 है तो सब 4 4, अगर जो 5 है तो सब 5 5 होना चाहिए, सभी आपस में बराबर हो। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। अगला है तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तत्समक, इसे एक नाम से और जाना जाता है इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। एक ही बात होती है, चाहे इकाई आव्यूह कह दिया जाए चाहे तत्समक आव्यूह कह दिया जाए। तो इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह क्या होता है, इकाई मतलब आप समझ रहे हैं एक, तो वह विकर्ण आव्यूह, वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण का, जिसके मुख्य विकर्ण का मान एक हो, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का मान एक हो, तो उस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। जैसे लिख दें हम, अगर जो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बताइए इसके जो मुख्य विकर्ण है उसके मान इकाई एक है सभी, और बाकी सब 0 है। तो इसी प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो परिभाषा क्या होगी, वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, तो उस आव्यूह को इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। नोट हो गया होगा, चलिए अंतिम है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य
शून्य अवयव कह दिया जाए या रिक्त अवयव कह दिया जाए, एक ही होता है। तो शून्य अवयव या रिक्त अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसके सभी सदस्य आपस में शून्य हो, वह अवयव जिसके सभी सदस्य आपस में शून्य हो। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं? शून्य अवयव या रिक्त। जैसे देखिए, अगर जो हम लिखते 0 0 0 0 तो क्या हो जाएगा? शून्य अवयव है। हम लिख दें ऐसे 0 0 0 0 0 0 तो ये क्या? शून्य अवयव या रिक्त अवयव है। और बच्चों, हम रिक्त अवयव को ऐसे एक बड़े कोष्ठक से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई अवयव नहीं दिखाते हैं। ऐसे कहीं भी सिंबल बना मिल जाए तो हम समझ जाएंगे क्या होगा? रिक्त अवयव या शून्य अवयव है। तो रिक्त अवयव अथवा शून्य अवयव की परिभाषा क्या लिखेंगे? वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, तो उस अवयव को शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहते हैं। नोट करिए। तो अब हम लोग आएंगे बच्चों प्रश्नावली 3.1 पर। बच्चों, इसमें पहला सवाल दिया है, पहला सवाल इसमें दिया a बराबर, यहाँ दिया है 2 5 19 -7, फिर दिया 35 2 -2 है 5/2 12, करड़ी में 3 1 -5 17। अब इसमें बच्चों कह रहा है अवयव ए के लिए ज्ञात कीजिए। अब इसका पहला सवाल दिया है, पहला अवयव की कोटि। अवयव की कोटि पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा ना। तो अवयव की कोटि क्या होगी? पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्ति अगुणे स्तंभ। तो पंक्ति की संख्या 1 2 3 है, तो 3 अगुणे स्तंभ की 1 2 3 4, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? कोटि बराबर हम लिख देंगे 3 अगुणे 4। पहला सवाल हो गया। अगर अब दूसरा देखते हैं, कह रहा अवयवों की संख्या। दूसरा सवाल, अवयवों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, इनका गुणा कर देंगे, 4 3 12। अवयवों की संख्या कितना हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल में कह रहा है अवयव A13 कामा A21 A33 फिर A24 फिर कह रहा A23 इनका हमें मान बताना कितना होगा। इस अवयव के हिसाब से हमें पहले निकालना है A13। बच्चों यहाँ देखिए 1 का मतलब क्या है? यहाँ A का मतलब क्या है? रो है, पंक्ति है, यानी पहला 1 दिया है तो 1 का मतलब पहली पंक्ति। और 3 दिया है,
3 का मतलब क्या, तीसरा कॉलम। अब पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम क्या है, यही है। तो ये किसका मान हो जाएगा, A13 का, यानी A13 बराबर कितना हो जाएगा 19। अब दूसरा पूछ रहा बच्चों A21, 2 मतलब क्या, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये है, और 1 मतलब क्या, पहला स्तंभ। अब दूसरी देखिए, दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, यानी 35 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है A33, 3 का मतलब तीसरी पंक्ति, और फिर 3 दिया, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये तीसरी पंक्ति जाइए, और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा, तो -5। फिर हमसे पूछ रहा क्या, A24, तो A24, 2 मतलब दूसरा पंक्ति, और 4 मतलब चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है, ए है, और चौथा स्तंभ कौन सा है, ये वाला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या हो जाएगा 12। फिर हमसे पूछा जा रहा है A23, 2 मतलब दूसरा रो, और 3 मतलब क्या, तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, 5/2 हो जाएगा। बस, कोई डाउट, मिटा दे रहे हैं। अब बच्चों दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल में कह रहा है यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि कोई अवयव है, अवयवों की संख्या, अवयव में की संख्या बराबर 24 दिया है, तो इसकी संभावित कोटियां क्या है। फिर आगे कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। हाँ, 2 सवाल, पहले हम पहला सवाल देख रहे हैं। कह रहा है कोई अवयव दिया है, उस अवयव में कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं। तो पूछ रहा है इसमें संभावित कितनी कोटि हो सकती है। अब संभावित कोटि मतलब आप जानते हैं, कोटि मतलब क्या, n गुणे n, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ ना। तो अगर ये हम बात करें तो देखिए, या तो हम लिख दें ऐसे 1 गुणे 24, 1 गुणे 24 का मतलब क्या, यानी एक रो हो, ऐसे एक रो हो, और एक रो में कितने कॉलम हो, 24, ऐसे भी कोटि हो सकती है। फिर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12, यानी 12 दूना 24, और 24 से कम 24 सदस्य हुए, 12 दूना 24, 24 सदस्य हुए। यानी हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का रो हो जाए ना, ऐसे 2 रो हो जाए, और एक रो में 12 सदस्य, दूसरे में 12 सदस्य, 24 हो जाएंगे। यानी संभावित कोटि पूछा, यानी कितनी कोटि हम बना सकते हैं। और देखिए क्या हो सकता है, 3 गुणे 8 हो सकता है, 8 त्रिक 24, यानी 3 रो कर दें, 8 कॉलम कर दें। और क्या हो सकता है, 4 गुणे 6 हो सकता है, 5 तो होगा नहीं, 6 गुणे 4 हो सकता है। हाँ, 6 चौक 24, 6 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। फिर 7 में तो आएगा नहीं, 8, तो हम क्या करते हैं, 8 गुणे 3 कर दें। फिर 9 में तो होगा नहीं, 10 में, 11 में, 12, यानी 12 गुणे 2 कर दें, हो जाएगा। फिर 13 नहीं होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 होगा ना, 24 गुणे 1 कर दें। समझ में आई, यानी संभावित कोटियां कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 संभावित कोटियां होंगी। कोई डाउट। चलिए, अब इसी में कह दिया है कि यदि अवयवों की संख्या 13 हो, यदि अवयवों की संख्या तो 13 हो, तो संभावित कोटि कितना हो सकती है, 13 हो।
तो 13 हो तो या तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 13, हाँ, या फिर 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। और कोई संभावना हो सकती है नहीं। और किसी का गुणा करेंगे हम कोई भी दो संख्या लेकर के तो गुणनफल 13 नहीं आएगा। इसी तरह दूसरा सवाल है, कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी, हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, तो 5 अवयव होगा तो 1 गुणे 5, 5 गुणे 1 यही 2 होगा। लेकिन 18 वाले में क्या होगा, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, ऐसे बना लेंगे ना। चलिए अगला सवाल बच्चों, चौथा में एक सवाल बता दे रहे हैं, बाकी 3 सवाल दिया है। इसमें देखिए चौथे में कह रहा है 1 2 गुणे 2 आव्यूह, 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर दिया है, ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है, ठीक है। तो हमें किस आव्यूह की रचना करनी है जिसकी कोटि कितना हो, 2 गुणे 2। तो इसमें पहला सवाल हमको दिया है, पहला सवाल ए आई जे बराबर आई प्लस जे का वर्ग और बटा 2। तो आप जानते हैं कि हमें आव्यूह कितनी कोटि का बनाना है, 2 गुणे 2 कोटि का, यानी 2 गुणे 2 मतलब 4 अवयव होंगे। तो क्या बनेगा ऐसे A11 A21 A12 A21 A22 यही बनेगा। तो बच्चों अगर जो हम यहाँ से निकालें क्या, ए आई का मान 1 ले लें और जे का भी मान क्या ले लें 1, तो A11 हो जाएगा। अब 11 बराबर, अब देखिए आई का मान हमने कितना लिया है 1, अब प्लस जे का मान 1 का वर्ग बटा 2। अब बराबर क्या हो जाएगा है 1 1 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2, 2 दूना 4, यानी A11 का मान कितना आ गया 2 आ गया। फिर हम निकाल लें क्या A12, अब देखिए A12 यानी आई का मान 1 और जे का मान 2 है का वर्ग बटे 2। अब ये क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 त्रिका 9 बटा 2, 9 बटा 2 हो गया। फिर हम निकाल लें A21 देखिए A21 यानी आई का मान 2 और जे का मान 1, यहाँ रख दीजिए आई का मान 2 और प्लस जे का मान 1 का वर्ग बटे 2। तो 2 और 1 3, 3 त्रिका 9, 9 बटे 2। फिर हम निकाल लें A22, अब आई का मान 2 और जे का मान 2 का वर्ग बटा 2, 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ये सारा मान उठा करके हम क्या करें इसी में रख दें, तो क्या हो जाएगा A11 का मान कितना 2 आया है, A12 का मान 9 बटा 2 आया है, A21 का मान भी कितना है 9 बटा 2 आया है और इसका मान 8 आया है। ये हमारा हो गया। इसी तरह आप लोग दूसरा और तीसरा सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। लगाएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अगर जो नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिए कि सवाल हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो उसे करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस ही इतना ही। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, गर्मी देख रहे हैं इतनी तगड़ी है, इस इतनी तगड़ी गर्मी में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ना ही आप लाइक कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। बताइए, ना आपको एक पैसा देना, फ्री में पढ़ाया जा रहा है।
ऐसा ना करिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए यदि वीडियो पसंद आए तो बस आज के लिए इतना ही।